नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्ति में और राज्य का संबंध। आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के संबंध में चर्चा करेंगे। ये भी बीए फाइनल का 3rd पेपर है। प्लेटो से संबंधित पिछली वीडियो में भी मैं बहुत सारी चर्चा कर चुकी हैं। आज उसके आदर्श राज्य और उसके व्यक्ति राज्य संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जीके के भी रहते हैं। ये राजनीति विज्ञान में बड़ा मोस्ट चैप्टर रहता है। इसमें हम बताएंगे, जैसे अपने आदर्श राज्य के निर्माण का प्रारंभ प्लेटो ने व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति पर विचार करते हुए किया। उसके अनुसार राज्य तथा व्यक्ति दो पर्यायवाची शब्द हैं। राज्य व्यक्ति के विराट रूप की अभिव्यक्ति है। प्लेटो का मत था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं। ये उसका बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है कि प्लेटो क्या कहता था कि राज्य वृक्षों या चट्टानों से पैदा नहीं होते हैं, किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। जो राज्य में व्यक्ति रहते हैं उन्हीं के चरित्र पर निर्माण राज्य करता है। प्लेटो को राज्य की चेतना में तथा व्यक्ति की चेतना में एकता का आभास हुआ। राज्य तथा व्यक्ति में उसे एक नैतिक समानता अथवा यूँ कहना चाहिए कि नैतिक एकता का भी आभास हुआ। उसने यह भी स्वीकार किया कि व्यक्ति और राज्य के ना तो उद्देश्यों में ही अंतर है और ना ही उनके हितों में ही किसी प्रकार का विरोधाभास है, ना ही उनके हितों में किसी प्रकार का विरोधाभास है। उसके मतानुसार अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है। अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही एक अच्छी राजनीतिक इकाई का निर्माण हो सकता है। वह कहता है कि अच्छे व्यक्तिगत जीवन के आधार पर, व्यक्तिगत जीवन अच्छा है तो एक राजनीतिक इकाई का निर्माण भी बहुत अच्छा होगा और अच्छे राज्य में ही अच्छे व्यक्तियों का निर्माण संभव है। ऐसे प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छा होगा तो राज्य भी अच्छा होगा। तो उसने आदर्श राज्य के 3 वर्ग बताए। इसके बारे में बता दें कि आदर्श राज्य के 3 वर्ग वह कौन कौन से हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के विकास चरणों में 3 ऐसे वर्गों का विकास हुआ जिनके कंधों पर आदर्श राज्य का भार डाला जा सकता है। जिनके कंधों पर क्या, एक आदर्श राज्य की नींव रखी जा सकती है। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं। पहला वर्ग है उत्पादक वर्ग, फिर है सैनिक वर्ग और तीसरा है दार्शनिक शासक। क्रमशः राज्य की आत्मा के ये 3 गुण, क्षुधा, उत्साह और विवेक, क्या है, उत्पादन वर्ग क्षुधा में और सैनिक वर्ग उत्साह में और दार्शनिक शासक किस में आ गया, विवेक पर, विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 3 वर्ग उसने बताए। इसमें से 2 वर्ग, सैनिक तथा दार्शनिक शासक, को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक माना है। कौन से 2 वर्ग थे, सैनिक तथा दार्शनिक शासक को उसने राज्य का संरक्षक माना है। इसका कारण यह है कि राज्य का विवेक राज्य के उत्साह की सहायता से राज्य के संरक्षक की जिम्मेदारी को समुचित रूप से निभा सकता है। प्लेटो का मानना था कि राज्य के इन 3 वर्गों को अपने गुणों के अनुरूप ही कार्यों का संचालन करना चाहिए। राज्य के जो 3 गुण उसने बताया है, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक, क्षुधा, उत्साह तथा विवेक। तो वह कहता है इस प्रकार उसके आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन के सिद्धांत को क्रियात्मक उपस्थिति देता है। कार्य विभाजन उसने बांट दिया। उसने कहा कि उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा, सैनिक वर्ग अपना काम करेगा और दार्शनिक राजा अपना काम करेगा। तो यहाँ उसने क्या कर दिया कि आदर्श राज्य की एक विशेषता कार्य विभाजन
कार्यों का विभाजन कर दिया तीनों को, और कार्य विभाजन के सिद्धांत को अच्छी तरह से चला पाएगी। फिर कहता है आदर्श राज्य का न्याय कैसा होना चाहिए प्लेटो के में। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय किस हिसाब से रखा। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर टिकी हुई थी। किस पर टिकी हुई थी? न्याय के सिद्धांत पर। चूंकि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग जो अभी हमने 3 वर्ग बताए हैं, तो आदर्श राज्य में उसने 3 वर्ग को रखा है, और कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण की धारणा के आधार पर इन तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना करना है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, और तीनों वर्गों को अपना अपना कार्य करना है। इसलिए न्याय राज्य का वह गुण है जो राज्य के वर्गीकरण को तथा कार्य विभाजन को सुचारू रूप से कायम रखता है। इस गुण की उपस्थिति के कारण ही राज्य के विभिन्न वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्रों तक अपनी कार्यवाही को सीमित रखते हुए अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निश्चित हुई कार्यों को पूरी तमन्ना एवं लगन से संपन्न करेंगे एवं श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। जब हमने तीनों को बांट दिया है तो वह निश्चित एक लगन से कार्य करेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त होंगे। प्लेटो की दृष्टि में वह राज्य न्याय पर आधारित है, जिसमें नागरिक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों से अपने जिम्मे के कार्य संपन्न करते हैं। फिर उसने आदर्श राज्य में शिक्षा और साम्यवाद रखा। फिर यदि न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है, तो शिक्षा योजना तथा साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं। यदि उसने क्या बताया, न्याय का सिद्धांत आदर्श राज्य की आधारशिला है, तो साम्यवादी व्यवस्था आदर्श राज्य का स्तंभ है। उसने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया है कि रूसो ने इसे राजनीतिक विषयक ग्रंथ न मानकर शिक्षा विषयक ग्रंथ मानना अत्यंत श्रेष्ठ माना। उसने कि यह राजनीतिक ग्रंथ ना होकर एक शिक्षा का ग्रंथ माना है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य संपन्न करते रहने की प्रेरणा देती है। राज्य द्वारा नियोजित शिक्षा प्रणाली को अपनाकर एक बहुत बड़ी सीमा तक व्यक्ति के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदला जा सकता है। आदर्श राज्य द्वारा प्रदत्त शिक्षा योजना की निम्नलिखित विशेषताएं प्लेटो जोड़ देता है। जैसे शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, स्त्री एवं पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है। क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शरीर का भी विकास हो, ऐसी शिक्षा दी जाए, और मस्तिष्क का भी विकास हो। शिक्षा का प्रयोजन व्यक्ति को राज्य का उत्तम नागरिक बनाना है। शिक्षा द्वारा योग्य तथा ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। तो प्लेटो ने इस हिसाब से शिक्षा को अधिक अपने जीवन में महत्व दिया था कि शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए। साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का दूसरा आधार स्तंभ है। यह शिक्षा द्वारा प्रजनित भावनाओं को दृढ़ करने एवं उन्हें क्रियाशील बनाने का कार्य करता है। प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा नैतिक विकास कर लेने मात्र से ही आदर्श राज्य का निर्माण नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनेक प्रभाव परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका अनिष्टकारी प्रभाव मानव के हृदय पटल पर पड़ता है। अतः साम्यवाद के द्वारा अपने आदर्श राज्य में वह उन वराह परिस्थितियों को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहता था जो मानव समाज के नैतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध करने वाली दुर्गम चट्टाना सिद्ध हो सकती हैं। तो वह साम्यवाद को शासक और सैनिक को दूर रखता है। व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार प्लेटो को ऐसी ही विशाल चट्टान दृष्टिगोचर हुई जिन पर प्रहार करके उसने अपने आदर्श राज्य के प्रसाद की नींव सुदृढ़ करने का प्रयास किया। वह आदर्श राज्य में व्यक्तिगत संपत्ति तथा परिवार दोनों को उसने एक विशाल चट्टान उसकी नज़र में आया और उसने यह सोचा कि शासक और सैनिक वर्ग को इस चट्टान से दूर ही रखना चाहिए। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को आदर्श राज्य के 2 वर्गों शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखा। उसका साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए था। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तथा अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक
शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को ही देनी थी। जो दार्शनिक शासक बनता है और जो सेना में भर्ती होता है, सेना का कार्य करता है, देश की रक्षा करता है, उन्हें इन चीज़ों की आहुति ही देनी थी। और उन्हें इसलिए देनी थी कि प्लेटो के आदर्श राज्य का सफल निर्माण उनकी कार्यकुशलता, क्षमता, स्वार्थहीनता तथा राज्य के प्रति उनकी आस्था पर ही आधारित था। क्योंकि ये सब उम्मीद हम शासक और सैनिक से ही लगा सकते हैं और वह कार्यकुशल, क्षमता, स्वार्थहीनता की उनमें भावना ना आ जाए, इसलिए उन्हें इन चीज़ों से दूर रखा था। प्लेटो की योजना में संरक्षक वर्ग के पास ना तो संपत्ति होती है और ना ही परिवार। उनकी सेवाओं के बदले राज्य उनकी आर्थिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, निवास आदि का सामूहिक रूप से प्रबंध करता है। संक्षिप्त में आदर्श राज्य में प्लेटो राज्य की राजनीतिक शक्तियाँ तथा आर्थिक शक्तियों को ही मतलब हाथों में आ जाना किसी भी प्रकार का वांछनीय नहीं समझता था। तो प्लेटो ने इस प्रकार का उसने आदर्श राज्य बताया है। आदर्श राज्य में उसने शिक्षा, साम्यवाद, आदर्श राज्य में उसने न्याय और उसने 3 वर्गों का बताया है। तो इस पर उसकी बहुत आलोचना होती है। हम अगले पार्ट में उसकी आलोचना भी बताएंगे कि किस प्रकार से फिर उसकी आलोचना होती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि प्लेटो से बहुत सारी जानकारी हमने आपको दी और बहुत अच्छी तरह से समझाया है और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।